नेक्स्ट जो हमारे पास आर्किटेक्चर है वो है रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर है। इसमें हमने डायनामिक फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिकवरी है, बेयर मेटल प्रोविजनिंग है, रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर है, स्टोरेज वर्कलोड आर्किटेक्चर है, और इसमें आईओ है। कुछ स्पेशलाइज आर्किटेक्चर्स भी हम इसमें आज देखेंगे, जैसे डायरेक्ट आईओ आर्किटेक्चर है, इनपुट आउटपुट है, डायनेमिक डाटा नॉर्मलाइजेशन आर्किटेक्चर है, फिर कुछ नेटवर्क से हवाले से हैं जैसे इलास्टिक नेटवर्क कैपेसिटी आर्किटेक्चर है, इंट्रा स्टोरेज है, क्रॉस स्टोरेज है, लोड बैलेंसिंग वर्चुअल स्विचेस हैं, मल्टीपाथ रिसोर्स है, परसिस्टेंट नेटवर्क है, और ये आज हमने 10-12 आर्किटेक्चर्स हैं जो हमने आज कवर करना है। इसमें जो पहला आर्किटेक्चर है वो है रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर। जैसे इसके नाम से जाहिर है कि रिसोर्स रिजर्वेशन, कि आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको रिजर्व कराना है, उनको रिजर्व कराना। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे ईद का सीजन आ रहा है, आपने क्या करना है, अपने शहर ट्रेवल करना है, तो सारी बात है आप क्या करते हैं, आप अपनी ट्रेन की, बस की या एरोप्लेन की टिकट क्या करा लेते हैं, रिजर्व करा लेते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में भी होता है ना, कि हम जो आईटी रिसोर्स होते हैं ना उसकी भी हम रिजर्वेशन करवा लेते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन इस हवाले से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रिसोर्स पूल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपने रिसोर्स पूल में से क्या करूंगा, कुछ रिसोर्स एलोकेट कर दूंगा फॉर एग्जांपल XYZ को या आप लोगों को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 टेराबाइट क्या है, स्टोरेज है, तो मैं अपने स्टोरेज पूल में से क्या करूंगा, आपको कुछ रिसोर्सेज क्या कर दूंगा, लोन बेसिस पे दे दूंगा, या लोन बेसिस पे या रेंट बेसिस पे, या आपको कि आप बारो बेसिस पे दे दूंगा कि आप क्या कर लें, वो रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लें, क्योंकि मेरे पास वो फ्री पड़े हैं, तो आप क्या कर लें, उसको यूज कर लें। जैसे अर्गमान कह सकता है कि सर आप मेरे कंपनी का क्या कर लें, डेवलपर अकाउंट यूज कर लें, वो आजकल फ्री पड़ा हुआ है। ऐसे है अर्गमान? जी सर। लेकिन तुमने ऐसे ऑफर नहीं कराई हमें अभी आप तक। ले लें सर आप। ठीक है सर कंपनी की तरफ से 2 अकाउंट है, बाकी मसला कोई नहीं है मुझे तो। अच्छा, चले हम, मुझे डर लगता है कि कंपनी का तुम्हारा बिल ना बन जाए कंपनी का, फिर कंपनी तुम्हें कहे कि जी अरमान की सैलरी में से पैसे काट लो। नहीं नहीं सर, उनकी एप्लीकेशन है, जो मर्जी करते हैं, सिर्फ हमारे पास उसके एक यूजर नेम पासवर्ड होते हैं बस, क्लाइंट्स के और मतलब कंपनी के दोनों के। ठीक हो गया, चलो इसमें आज हम देखेंगे कि जी पढ़ लेते हैं इसको। अ सिचुएशन ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट में अराइज व्हेन 2 और मोर क्लाउड कंज्यूमर शेयरिंग सम आईटी रिसोर्सेज। ठीक है, अब उसमें बता रहा है कंज्यूमर, दैवत मैं कंज्यूमर हूँ, आप भी कंज्यूमर है, दोनों हम क्या कर सकते हैं, आईटी रिसोर्सेज को जो शेयर्ड पूल है उसमें से हम रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस लॉस। ठीक है, जाहिर बात है अगर मेरे पास 1 टेराबाइट की फ्री पड़ी हुई है तो मेरी जो परफॉर्मेंस है जाहिर बात है क्या हो रही है, लॉस ही हो रही है, मैं अपने रिसोर्सेज को जाया नहीं कर रहा हूँ। Resource constraint situation may also be arise the IT resources not configured for sharing, such as nested or a sibling pool when one pool borrows the resources from other pools. The lending pool may create resource constraint for its consumer later on if the borrowed resources are not returned sooner। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने रिसोर्सेज दे दिए हैं और आप मुझे वो रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, वापस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो रिसोर्सेज थे 1 टेराबाइट के, मैंने सारे के सारे क्या कर दिए हैं, आप लोगों को उधार दे दिए, और मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, तो मैं अपनी एप्लीकेशन रन करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है। यानी कि ये सूरत हाल भी इस केस में क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। ठीक है, और उसमें कहता है कि जो इफ अ कंज्यूमर कैन बी अश्योर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम वॉल्यूम, फिर वो कहता है कि जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सिंगल आईटी रिसोर्स है, पोर्शन ऑफ आईटी रिसोर्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं अपने रिसोर्सेज में से 80% रिसोर्सेज को क्या कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, और बाकी 20% रिसोर्सेज में क्या करूंगा, अपने पास बैकअप में रख लूंगा। यानी कि मिनिमम रिसोर्सेज मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल एक सिंगल जो आईटी रिसोर्सेज है वो 50% से ज्यादा क्या नहीं कर सकता, उधार नहीं दे सकता। ठीक है, ये पोर्शन ऑफ आईटी रिसोर्सेज या मल्टीपल आईटी रिसोर्सेज, देन दिस इंप्लीमेंट रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर। कहते हैं कि सारी की सारी चीजें किसमें होती हैं, रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर में क्या होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं, इंप्लीमेंट हो जाती हैं। In case the implementation of source pool, the reservation system must assure that each pool maintain a certain volume of resources। ठीक है, कि उससे वो बैलेंस
क्रिएट रखना है कि मेरे टोटल रिसोर्सेज कितने और मेरे बोरो रिसोर्सेज क्या है, उसमें चेक एंड बैलेंस उसने कंप्लीट रखना है। ठीक है, उसमें फिर बता रहा है कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज द बोरोइंग ऑफ आईटी रिसोर्सेज अक्रॉस मल्टीपल रिसोर्स पूल, मतलब वो एक पूल से नहीं 3-4 पूल से भी क्या कर सकता है, वो आईटी रिसोर्सेज को बोरो कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ रिसोर्सेज मुझसे ले लिए, कुछ अरमान से ले लिए, तो ठीक है दोनों से मिलके आपने क्या कर लिया, आपने एप्लीकेशन आपने क्या कर ली, रन कर ली। अच्छा, वो कहता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ और मॉड्यूल्स भी चाहिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड यूजेज मॉनिटर, ठीक है, लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर और रिसोर्स रेप्लिकेशन। ठीक है, कि जब हम नया एक आईटी रिसोर्स क्रिएट करेंगे, जब हम बारो करेंगे तो उसका एक इंस्टेंस क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि ये चीज़ें भी हमें इस मॉड्यूल के साथ इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। क्यों इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि जो क्लाउड यूजर स्टोरेज होता है वो बता रहा होता है कि जी आपने कितने परसेंट रिसोर्स कर लिए हैं, खुद यूज कर रहे हैं, और कितने परसेंट आपने क्या कर दिए, शेयर पूल से दे दिए हैं। लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर के आप भी इन तीन, आपने कहा कि बाउंड्री के अंदर रहते हुए क्या कर सकते हैं, सोर्स पूल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल दूं कि हम कहते हैं कि हम जी सूट यूज कर रहे हैं अपना गूगल का, तो उसमें से हम अपने जितने भी रिसोर्सेज अपनी बाउंड्री में रहते हुए क्या कर सकते हैं, इसको शेयर करा सकते हैं अमंग दी एलजी यूजर्स। ठीक है, फिर रिसोर्स रेप्लिकेशन, जाहिर बात है कि जब हमने आपको रिसोर्स देने हैं उसको भी तो जनरेट करना पड़ेगा ना। अगर नया आईटी रिसोर्स देना है तो हमको, हम कहते हैं जैसे ही नया यूजर आए उसको क्या हो जाए, मेरी तरफ से 5 GB डाटा उसको क्या हो जाए, स्टोरेज एलोकेट हो जाए। ठीक है, तो ये रिसोर्स उसका रेप्लिका क्रिएट हो जाएगा और वो आप उसको यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला आर्किटेक्चर था, जैसे इसके नाम से जाता है कि रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर, इसमें आप अपने क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को रिजर्व करा सकते हैं, रिसोर्स को शेयर करा सकते हैं सर्टेन यूजर पर, क्लाउड यूजर के साथ। जी, इसमें कोई इशू क्लास? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर एक क्वेश्चन सर, ये जो रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर पड़ा है, ये जस्ट क्लोज टू क्लाउड कंटेनर लग रहा है मुझे, ऐसे ही है? क्लाउड कंटेनर और उसमें फर्क मुझे बताओगे क्या होता है? सर मैंने कंटेनर के बारे में जो पढ़ा था वो यही था कि हमारे पास एक डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स होती हैं और वो अपने मतलब अकॉर्डिंग टू यूजर की रिक्वायरमेंट के ना उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती रहती हैं। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने वर्चुअल मशीन्स बनाई थी ना, इसमें इंस्टेंस क्रिएट किए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किए थे इसमें। देखिए, इस पे जब हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना, तो उसके साथ कुछ रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसको मेमोरी में स्पेस चाहिए, ठीक है, उसको थोड़ा सीपीयू भी चाहिए। ऐसे ही जैसे जैसे हम वर्चुअल मशीन्स बनाते जाते हैं, वो हर एक को अलग अलग स्टोरेज और उसको मेमोरी देता रहता है, सीपीयू देता रहता है। जबकि कंटेनर में ऐसा नहीं होता। कंटेनर में क्या होता है, कंटेनर में आपकी मल्टीपल वर्चुअल मशीन चल रही होती हैं विद सेम स्टोरेज और सेम सीपीयू के साथ। अगर यहाँ 10 मशीन चल रही है, अगर यहाँ 10 वर्चुअल मशीन चल रही है ना, और हम सपोज कर लेते हैं कि वो जी 1 MB ले रही है, 1 MB स्पेस ले रही है, तो 10 MB स्पेस चाहिए किसको, उन वर्चुअल मशीन्स को रन करने के लिए। अगर वही 10 वर्चुअल मशीनें कंटेनर पे चल रही होंगी तो वो हार्डली 2 या 3 MB जगह ले रही होगी। ये फर्क होता है राइट सर, एक कंटेनर में और एक उसमें वर्चुअल मशीन्स में। अब जो हम कह रहे हैं ना, हम आजकल के जो दो जा रहा है वो किसकी तरफ जा रहे हैं, कंटेनराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जो कंटेनर होते हैं वो किस पे रन होते हैं, वो डॉकर्स पे रन होते हैं। ठीक है, और उनको कौन मैनेज कर रहा होता है, उनको कुबरनेट्स मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिकली फर्क होता है किसके अंदर, उसमें वीएम में और डॉकर में। ठीक है, डॉकर में आपकी जो वो होती है, सॉरी कंटेनर में जो होता है, कंटेनर में आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो सीपीयू का टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी बड़ा एक हॉट वो है, रिसर्च एरिया है कंटेनराइजेशन की। अगर आप इस पे एक दो स्टूडेंट्स को मैंने किया भी हुआ है क्लास में। किसको साइन किया हुआ है कंटेनर वाला? सर मेरा ही है। आपका ही है, ठीक हो गया। और डॉकर भी किसी को किया हुआ है? डॉकर किया हुआ है, कुबरनेट्स किसी को नहीं दिया हुआ? अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट जो बच जाएगा उसको दूंगा अगली क्लास में, देखो। ठीक हो गया। ये होता है कि रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर है। यानी कि देखिए, ये जो आर्किटेक्चर्स है ना,
हम कहते हैं ना क्लाउड कंप्यूटिंग ये काम कर सकती है, ये काम कर सकती है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जितने हमने पहले आर्किटेक्चर पढ़ के आए थे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है, हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग है, लोड बैलेंसिंग है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, जीरो डाउन टाइम है, लोड बैलेंसिंग है, डायनामिक स्केलेबिलिटी है, वर्कलोड है, इनके जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो उसके जो बेनिफिट्स है ना उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यानी कि जो एडवांस आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर ये बता रहा है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्स को रिजर्व करा सकते हैं। हम कहते हैं ना क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों पॉपुलर हो रही है, वो इसी वजह से पॉपुलर हो रही है कि उसके अंदर क्या है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, किसके लिए, यूजर्स के लिए भी और क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए भी। ये क्लियर है, आगे चलें? यस सर। जी, अब वो कह रहा है दूसरा जो आर्किटेक्चर है डायनामिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी आर्किटेक्चर। ठीक है, अब डायनामिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी इसके नाम से जाहिर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर का इंटरनेट नहीं चल रहा होता तो आप क्या करते हैं, आपके लैपटॉप पे इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा जो ये डॉक्टर तो चल रहा है लेकिन ये नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट किधर गया ये, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। क्या कर रहा है वो, ट्रबल शूटर, डिटेक्ट प्रॉब्लम कर रहा है। यस। ठीक है, अब यही काम क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में भी होता है, क्या होता है कि जहां हम फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां वो कहता है कि ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेता है, रिकवरी आर्किटेक्चर भी है हमारे पास। ठीक है, आपने देखा होगा पॉइंट में भी आया था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्वेश्चन भी आया था आप लोगों के पास, आया था ना एग्जाम में, फेलियर्स की टाइप, ऑटोमेटिक रिकवरी। जी, अब उसने क्या किया है कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया, अगर सिस्टम ठीक चल रहा होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं, अगर कोई सिस्टम क्या होगा, जैसे ही क्या होगा फेल होगा, वो उसको क्या करेगा, डायनामिकली डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब डिटेक्ट करने का भी आपको हमने बताया था कि जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है या हार्ट बीट मैसेज होता है, लास्ट टाइम हमने हार्ट बीट मैसेज पढ़ा था, हार्ट बीट मैसेज SQS क्लास क्या हो गया है सर, SQS पढ़ा था लेकिन दूसरा याद नहीं है, हार्ट बीट वाला। हार्ट बीट वाला मैसेज याद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ था, हार्ट बीट मैसेज एक्सचेंज होता है, आज मैं कुछ ही ले लूं, मेरे कल क्लास के बाद ना, जैसे हालात जा रहे हैं। ये स्लाइड याद भूल गए, ये हार्ट बीट निशान भी बना हुआ है इसका, स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। हार्ट बीट मैसेज नजर आ रहे हैं? ये सर, इससे याद आ गया, याद आ गया आज, चलो VIM भी लिखा हुआ है, VIM, ठीक है, ये क्या बनता है, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन नहीं, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर है। अब कुछ होगा आज फिर, VIM है, VIM था, वो क्या था, VIM था, इसलिए फिर आप लोग कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव नेट से तो मिले नहीं हमें। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सर वो डायग्राम में खाली VM था ना, इसलिए हमने वर्चुअल मशीन का डायग्राम में भी है। अगर दोबारा देख लो, VIM, दोबारा देख लो, VIM बड़ा दोबारा बड़ा करके दिखा है, ठीक हो गया, VIM है। विम, वो ये वो वाला विम नहीं है अच्छा, जो ऊपर VM है, नीचे VI है। कहाँ, वो ये VMs हैं, ये तो जाहिर बात है VMs है मैंने ना, ऊपर देखा। ये नीचे जो है ना वो VM स्ट्रक्चर है। आज क्विज होगा भी आपका, ठीक है, ये आर्किटेक्चर जरा गौर से ना लिखते जाना, डाउनलोड कर लो स्लाइडें सारियां, फिर सर्च कर करके ढूंढना। वजी बैठा हुआ है, वजी ने ढूंढा थे? जी सर, बैठा हुआ हूँ मैं। अच्छा, ये अनीस ने ढूंढी थी? कौन कह रहा था कि सर मैंने तो ढूंढ ढूंढ थक गया, मुझे तो कहीं से मिली नहीं? नहीं सर, मैंने नहीं ऐसा कहा। अच्छा, चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, डायनामिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी आर्किटेक्चर,
ठीक है. It may be possible to detect and counter some failure in cloud environment if there is an automated system with a failure diagnosis and solution. 10 मिनट रह गए जी. With failure diagnosis and solution selection intelligence. ठीक है. अच्छा, आप जब कहते हैं कि जब हमारे सिस्टम में या कोई इसमें आता है ना चीजें, फॉर एग्जांपल हम उसमें ना कुछ प्री डिफाइंड चीजें बता देते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी डायग्नोस कराया, अब इसके अंदर कुछ एरर्स और उनके सॉल्यूशन मैंने बता दिए होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मेरा डीएचसीपी मुझे आईपी एड्रेस एलोकेट नहीं कर रहा, तो मैंने क्या करना है, उस सर्विस को रीस्टार्ट करना है. अगर पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, आईपी एड्रेस का आएगा, डीएचसीपी का आएगा, नेटवर्किंग खबर इतनी नहीं आती. यानी कि 3-4 प्रॉब्लम मैंने बता दी है कि जब वो सिस्टम डायग्नोस करे, अगर पहला प्रॉब्लम आए, ये प्रॉब्लम आए तो इस सर्विस को रिस्टार्ट कर दो, दूसरा प्रॉब्लम आए तो इस सर्विस को रिस्टार्ट कर दो, तीसरा प्रॉब्लम आए तो इस सर्विस को स्टार्ट. यानी कि जो प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन मैंने दोनों के कर दिए हैं, इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं. इंटेलिजेंस यही होती है ना. जैसे कंप्यूटर, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी, तो कंप्यूटर में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका ये सॉल्यूशन साथ में दे देते हैं. ठीक है. यानी कि हम कहते हैं कि जिस तरह के प्रॉब्लम होंगे वैसे ही सॉल्यूशन. हाँ ठीक है. कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी होंगे जो हम सारे के सारे प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर सकते. ऐसे ही होता है ना. फॉर एग्जांपल आप क्रिएट की कमांड गलत लिख रहे हैं, स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, ठीक है, वो उसका तो हल ही कोई नहीं है. ठीक है. वो तो ये नहीं बताएगा कि क्या है, या आपने कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं की. ठीक है. यानी कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं जो डिफाइन नहीं होते, लेकिन उनको भी वो क्या कर लेता है, वो बता देता है, अदर कैटेगरी में डाल देता है. अच्छा, दिस आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश अ रेजिलिएंट वॉचडॉग. ठीक है. रेजिलिएंट वॉचडॉग, रेजिलिएंट जैसे मैंने कहा था कि अगर जो सिस्टम फेल हो जाए ना, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी वो आपको बता दे. रेजिलिएंट यानी कि रेजिलिएंट सिस्टम है कि उसमें से वो आपको एक सर्टेन पॉइंट तक बता दे कि हाँ जी कि यहाँ तक क्या है मैंने काम किया, इसके बाद क्या हो गया है, इससे आगे मैं फेल हो गया हूँ. ठीक है. यानी कि उस सिस्टम में भी जो है, जैसे फेल ओवर सिस्टम लास्ट उसमें भी पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरी डिवाइस क्या हो गई है, फेल हो गई, अब ये मेरी नहीं चाह रही, लेकिन लास्ट पॉइंट तक जहां तक मैंने इसको क्या किया होगा, चेक पॉइंट जो सेव किया होगा, वहां तक मेरा डाटा क्या रहेगा, सेव रहेगा. और ये सिस्टम भी मुझे बता देगा विंडो रिकवरी में इतना उसमें, यानी कि इस सिस्टम में कैपेसिटी होगी कि मुझे वो उस पॉइंट तक क्या कर देगा, रिकवर करके दे देगा. ऐसे सिस्टम को कहते हैं रेजिलिएंट. और वॉचडॉग यानी कि वो जो हर आपकी स्टेट को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है. ठीक है. वो कहता है कि इसमें प्री मार्क्ड इवेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल ये इवेंट आया है, ये फेलियर आया है, तो उसका ये सॉल्यूशन चलना है. ठीक है. एंड द रन टाइम लॉजिक टू सिलेक्ट द बेस्ट. और उसमें जो रन टाइम पे जो उसको लगेगा कि मैंने क्या करना है, वो पहले प्री डिफाइन रूटीन होंगी. ये प्रॉब्लम, उसका ये सॉल्यूशन पहले बता दिया होगा, ये प्रॉब्लम, इसका ये करना है. ठीक है. वो कहता है कि ये सारे विद दीस इवेंट चलेंगे. ठीक है. अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो रेजिलिएंट मॉड्यूल जनरेट अलार्म्स. ठीक है. वो अलार्म जनरेट करता है, रिपोर्ट जनरेट कर देता है. ठीक हो गया. फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका क्या होता है, मतलब सिस्टम में हीट अप हो जाता है, 90% पे जाता है, तो ये 2 बीप देता है और क्या हो जाता है, सिस्टम शट डाउन हो जाता है. ऐसे ही है. अगर आपके लैपटॉप में हीटिंग का प्रॉब्लम आता है, हीट सिंक काम नहीं करता, तो वो क्या करता है, जैसे ही सिस्टम 90% तक क्या होता है, हीट अप हो जाता है. ठीक है. तो वो उसके बाद 2 बीप्स के बाद फौरन बंद हो जाता है. क्यों बंद हो जाता है? जी जी, डैमेज से बचने के अंदर डिफाइन होगा. हाँ नहीं, डिफाइन होगा डैमेज से बचने के लिए. वो आपके सीपीयू को जला देगा, आपके प्रोसेसर को बर्न कर देगा. अगर टेम्परेचर जैसे हम कहते हैं ना, घर का टेम्परेचर 26 हो, तो क्या हो, एसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, बंद हो जाए. बंद हो जाते हैं ना एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के, कि जिसने क्या कर देना है, कंप्रेसर को ऑफ कर देना है. इसी तरह वो कहता है कि जैसे ही आपके सिस्टम में कोई ऐसा फेलियर डिटेक्ट होगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको शट डाउन कर देगा. ठीक है. उसकी रिपोर्ट अलार्म जनरेट कर देगा, उसकी रिपोर्ट जनरेट कर देगा. ठीक है जी. कहते 4 फंक्शंस है. ये 5 गलती से लिखा गया है. पहले वो कहता है मॉनिटरिंग करेगा, फिर आइडेंटिफाई इवेंट करेगा, एग्जीक्यूटिंग द रिएक्टिव रूटीन. अगर मैंने इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको
एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको चलाने के लिए मैंने कौन सी रूटीन रन करनी है, और आखिर में क्या करेगा, रिपोर्टिंग कर लेगा। जी क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है दिस आर्किटेक्चर अलाउ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेटेड रिकवरी पॉलिसी, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ प्री डिफाइंड स्टेप। फॉर एग्जांपल पहला क्या करेगा, रनिंग अ स्क्रिप्ट। ये प्रॉब्लम आ गया, एक स्क्रिप्ट रन कर दिया, जैसे मैंने अभी डायग्नोज किया है ना, उसने क्या किया है, एक स्क्रिप्ट ही रन किया है ना, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कोड रन कर दिया है, पहले ये चेक कर लो, दूसरा चेक कर लो, तीसरा चेक कर लो, ठीक है। फिर सेंडिंग अ मैसेज, फिर आपने उसने मुझे मैसेज भी सेंड कर दिया, क्या कर दिया, उन्होंने कहा जी मुझे कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट होता है तो फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या करते हैं कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी, जो भी मसला आ रहा हो सिस्टम को क्या कर ले, रीस्टार्ट कर ले, ऐसे होता है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। हालांकि यही सोल्यूशन होता है हमारे पास। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा, सिस्टम रीस्टार्ट जी कर, सर, सिस्टम रीस्टार्ट करें तो सिस्टम क्या हो जाएगा, उसका इंटरनेट ठीक हो चलना, जाएगा। इंटरनेट ठीक हो जाता है, और 90% वो ठीक भी हो जाता है, 90% ठीक भी होता है। ठीक भी हो जाता है। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि सिस्टम आपने रीस्टार्ट करना है, उसकी आपने क्या करानी है, सर्विसेज रीस्टार्ट करानी होती है एक्चुअली, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अगर क्या करना है, आपने देखा कि आपका वाईफाई नहीं चल रहा, आपने क्या करना है, आज उसको डिसेबल कर देना है, फिर बाद में इनेबल कर देना है, उसकी सर्विसेज क्या होगी, वो यही सर्विसेज किस काम में हो रही होती हैं, जब वो रीस्टार्ट कर रहे होते हैं वो यही काम कर रहा होता है। तो सिर्फ एक हम सर्विस रीस्टार्ट करने के चक्कर में पूरा सिस्टम ही क्या करा देते हैं, रिब्यूट करा लेते हैं, और हम ये कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि हाँ जी देखो रीस्टार्ट करने से क्या हो गया, मसला हल हो गया है, ठीक है। लेकिन क्लाउड में ऐसा नहीं होता, क्लाउड में आपको सर्विसेज, हाँ उसमें कहीं जब प्रॉब्लम पड़ती है, जो आपका जो मॉनिटर होता है, जो आपके जो फैब्रिक कंट्रोलर होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, जो वॉचडॉग होते हैं वो रन कर रहे होते हैं कि हाँ बाकी वर्चुअल मशीन क्या होगी है, काम नहीं कर रही, मैंने इसको क्या कराना है, रीस्टार्ट करा देना है इसको, ठीक है जी। ये दूसरा आर्किटेक्चर था, डायनेमिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी आर्किटेक्चर। तीसरा आपके पास जो है बेयर मेटल प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर। अब मुझे कौन बताएगा बेयर मेटल क्या होता है, ये हम पढ़ के आए थे लास्ट, जी कौन बताएगा बेयर मेटल, जी क्लास कोई नहीं है, अदील आप बताओ। सर इसके अंदर हमारे पास हाइपरवाइजर नहीं होता, बल्कि हाइपरवाइजर हमने रिमोट कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ होता है। बेयर मेटल पूछ रहा हूँ, ये क्या होता है, सिर्फ बाकी नहीं पूछ रहा, वो तो मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। बेयर मेटल तो भी ठीक बता रहे थे, ठीक बता रहे थे जी। कोई और ऐड करना चाहता है इसमें, एक मिनट रह गया, ठीक है। अब वापस आओ ना, सारे बेयर मेटल के बारे में पढ़ के गूगल करके रखा होना चाहिए, ठीक है। और 9:45 हो रहे हैं, 10 मिनट 9:55 पे हम क्या करेंगे, दोबारा रिज्यूम करेंगे, ठीक हो गया। ओके सर।